नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विद डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं कोहल वर्ग का सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत ही ज्यादा मोस्ट होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सिद्धांत से सीटेट, एमपीटेट, रीट, एचटेट और जितने भी अन्य शिक्षक भर्ती हैं, चाहे DSSB हो, चाहे KVS हो, सुपर टेट हो, कोई भी अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, सभी में इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। तो आपको ये सिद्धांत बहुत ही ध्यान से समझना है, पढ़ना है और साथ साथ कॉपी में नोट करते जाना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तो बात करते हैं कोहल वर्ग का सिद्धांत। तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत कब दिया था इन्होंने? सबसे पहले इन्होंने सन 1958 में ये सिद्धांत दिया था। इसके बाद इन्होंने इस सिद्धांत में संशोधन किया इन्होंने सन 1981 में। और इसके बाद जो इनका वर्तमान सिद्धांत माना जाता है वो माना जाता है सन 1984 का। अब बात करते हैं कि कहाँ के रहने वाले थे। तो कोहल वर्ग अमेरिका के रहने वाले थे। अमेरिका में ही इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट बुक, पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिकल ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब इसे आप याद कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, मोरल मतलब क्या होता है? मोरल मतलब होता है नैतिक। तो आपको इसी से पता चल जाएगा कि मोरल मतलब होता है नैतिक। और नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग ने दिया था। तो इस तरह से आप इस पुस्तक का नाम आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नैतिकता की। नैतिकता मतलब होता है मोरलिटी। मोरलिटी क्या कहलाता है? तो बात करते हैं, मोरलिटी मतलब होता है कि वह गुण जिसमें अच्छे और बुरे का पता चलता है, इसमें बालक सही और गलत की पहचान कर पाता है। तो जब बालक जो है सही और गलत की पहचान कर पाता है तो वही कहलाती है नैतिकता। और ये सही और गलत की पहचान कहाँ से सीखता है व्यक्ति? तो सही और गलत की पहचान सीखता है व्यक्ति अपने समाज से, अपने वातावरण से, जहाँ वह रहता है। तो सही और गलत की पहचान कहाँ से सीखता है? अपने वातावरण से सीखता है। तो जब व्यक्ति सही और गलत की पहचान कर पाता है तो वही उसकी नैतिकता होती है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी कहानी की। तो इन्होंने एक कहानी दी थी, उस कहानी का नाम है हेंज की दुविधा। वैसे तो कोहल वर्ग ने बहुत सारी कहानी बच्चों को सुनाई थी, लेकिन उन बहुत सारी कहानियों में से जो हेंज की दुविधा कहानी है ये बहुत ही ज्यादा चर्चित रही है। तो इस कहानी को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो हेंज की कहानी है, हेंज की दुविधा कहानी है, ये दी है आपकी किसने? ये दी है कोहल वर्ग ने। तो आप इसे भी एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि इस कहानी में इन्होंने इस कहानी को सुनाने के बाद अंत में दो बातें निकल कर आई थी, नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा। तो नैतिक जो दुविधा है उससे आप इनकी याद रख सकते हैं कि हेंज की जो दुविधा है, दुविधा किस में आई थी? कोहल वर्ग के सिद्धांत में आई थी। तो बात करते हैं हेंज की कहानी की। तो इसे हम शुरू करते हैं। तो कहानी है कि हेंज नाम का एक आदमी था। एक दिन उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। इतनी ज्यादा बीमार हो जाती है कि वह बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाती है, लेकिन उसकी पत्नी का इलाज नहीं होता। अंत में उसको एक डॉक्टर दवा बताता है कि अगर वह दवा तुम्हें मिल जाती है तो निश्चित रूप से तुम्हारी पत्नी ठीक हो सकती है। ऐसी स्थिति में उसने क्या किया कि वह उसी फार्मासिस्ट के पास गया जिसे डॉक्टर ने बताया था। तो ऐसी स्थिति में फार्मासिस्ट के पास गया जिस फार्मासिस्ट के पास दवा उपलब्ध थी। वह उस दवा को महंगे दामों में बेच रहा था। अब जो वह फार्मासिस्ट था उस दवा को बहुत ही ज्यादा महंगे दामों में बेच रहा था। उसने हेंज से कहा कि अगर आपको यह दवा चाहिए है तो यह दवा केवल मेरे पास ही मिलेगी, इसके अलावा कहीं और नहीं मिलेगी, और मैं इसे कम पैसों में नहीं दूंगा। तो हेंज ने क्या किया कि हेंज ने कहा कि मुझे ये दवा तो चाहिए है, अब चाहे जैसे मिले। तो उसने क्या किया कि काफी बार विनती की उससे। सबसे पहले तो उसने काफी बार उससे विनती की, उससे बात करने की कोशिश की कि शायद बात करने से बात बन जाए, लेकिन बात नहीं बनी।
हेंज के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उस दवा को खरीद सके, लेकिन उसकी पत्नी को ठीक करवाने के प्रयास में उसने वह दवा चुरा ली और फिर अपनी पत्नी के इलाज के लिए दवा का उपयोग करने लगता है। तो इस कहानी से सारांश यही निकलता है कि जब व्यक्ति की जरूरत होती है तो वह सही और गलत की पहचान कभी कभी नहीं कर पाता है। जैसे कि यहाँ हेंज ने भी सही और गलत ना देखते हुए उसने केवल यह देखा कि मुझे मेरी पत्नी का इलाज कराना है, तो अब वो चाहे जैसे कराए, चाहे चोरी करके कराए और चाहे पैसे देकर कराए। तो यहाँ कभी कभी व्यक्ति क्या है, दुविधा में फंस जाता है। कभी कभी व्यक्ति क्या है, सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता है। तो इस कहानी को बच्चों को सुनाने के बाद दो बातें निकल कर आती हैं। दो बातें, पहली है आपकी नैतिक दुविधा और दूसरी है नैतिक तर्कणा। नैतिक दुविधा जिसे हम कहते हैं मोरल डिलेमा। क्या होता है मोरल डिलेमा, मतलब नैतिक दुविधा क्या होता है? तो सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति सही और गलत के बारे में डिसीजन लेता है, तो व्यक्ति क्या है, सही और गलत के बारे में जब डिसीजन लेता है तो क्या दुविधा में फंस जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यही कहलाती है आपकी नैतिक दुविधा। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो यहाँ दुविधा हो गई है कि अगर वह चोरी करता है तो पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी, और दूसरा है कि चोरी नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो यहाँ भी उसे दुविधा है कि अगर वो चोरी नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो यही होता है आपका नैतिक दुविधा। जब व्यक्ति दुविधा में फंस जाता है सही और गलत के बारे में, जब व्यक्ति डिसीजन लेता है, तो वही होता है आपका नैतिक दुविधा। मतलब सही और गलत के बारे में डिसीजन तो लेता है, लेकिन वो फंस जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वही आपका नैतिक दुविधा मतलब मोरल डिलेमा कहलाता है। नेक्स्ट है नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा का मतलब होता है कि सही और गलत में से किसी एक को चुनना। जब व्यक्ति सही और गलत में से किसी एक को चुन लेता है, अपना तर्क लगाता है, खुद का दिमाग लगाता है, खुद से सोचता है, खुद की थिंकिंग लगाता है, तो वो होता है आपका नैतिक तर्कणा। कि जब व्यक्ति सही और गलत के बारे में चुन लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो यही कहलाता है आपका नैतिक तर्कणा। नेक्स्ट है कि इस कहानी को बच्चों को सुनाने के बाद वह बच्चों से पूछते हैं कि क्या हेंज ने दवा चुरा कर ठीक किया? क्या हेंज को दवा चुरानी चाहिए थी? क्या हेंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए थी? या फिर क्या चोरी करना अच्छी बात है? क्या फार्मासिस्ट को दवा दे देनी चाहिए थी? क्या फार्मासिस्ट को दवा नहीं देनी चाहिए थी? ये सारे प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं। अब जब ये सारे प्रश्न अलग अलग बच्चों से पूछे जाते हैं तो उन्हें अलग अलग जवाब देखने को मिलते हैं। कोई बच्चा कुछ कहता है, कोई बच्चा कहता है कि नहीं दवा नहीं चुरानी चाहिए थी, कोई बच्चा कहता है कि नहीं चोरी करना अच्छी बात नहीं है, कुछ कहते हैं कि नहीं फार्मासिस्ट को दवा दे देनी चाहिए थी। ये सारे बहुत सारे जब ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों से तो वहाँ से बहुत सारे आंसर उन्हें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से उन्हें नैतिकता का पता चलता है कि कैसे व्यक्ति में नैतिकता आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था। अंत में इन्होंने 3 अवस्थाओं के बारे में बताया हुआ है कि कैसे व्यक्ति 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है और प्रत्येक अवस्था व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो बात करते हैं पहली अवस्था की, और इनके सिद्धांत में जो ये 3 अवस्था दी है इन्होंने पूर्व परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था, जो 3 अवस्था दी है इनमें से प्रत्येक अवस्था को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। तो आगे बात करेंगे डिटेल से। अभी देख लेते हैं कि 3 अवस्था कौन कौन सी है। तो पहले बताई है इन्होंने पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसे हम कहते हैं पूर्व रूढ़िवादी अवस्था। इसी को हम प्राक परंपरागत अवस्था भी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये स्टेज आपकी होती है 3 से 9 वर्ष की। तो पहली अवस्था इन्होंने कितने की बताई है? 3 से 9 वर्ष की बताई है। क्यों बताई है? क्योंकि जो 0 से 3 वर्ष की आयु होती है उस अवस्था में
बालक में जो है नैतिकता एकदम शून्य होती है। उस एज में बालक में नैतिकता पाई ही नहीं जाती है। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि 3 से 9 वर्ष की एज बताई है। तो पहली अवस्था इनकी है 3 से 9 वर्ष, जो कि है पूर्व परंपरागत अवस्था। दूसरी बताई है परंपरागत अवस्था, इसे ही हम कहते हैं रूढ़िवादी अवस्था, मतलब होता है कन्वेंशनल स्टेज। ये होती है 9 से 15 वर्ष की। तीसरी बताई है उत्तर परंपरागत अवस्था, जिसे कहते हैं पश्च रूढ़िवादी अवस्था। तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये होती है आपकी 15 वर्ष से अधिक। तो जान लेते हैं एक एक अवस्था के बारे में डिटेल से। तो पहली है आपकी पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसे हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये होती है 3 से 9 वर्ष की। तो इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही और गलत का पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कना जो है दूसरों के अनुसार होती है। तो कहने का मतलब है जो इन्होंने पहली अवस्था बताई पूर्व परंपरागत अवस्था, इस अवस्था में आपको याद रखना है कि इस अवस्था में जो नैतिकता पाई जाती है वो एकदम शून्य होती है। बच्चों में नैतिकता बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। और इसी अवस्था में जब नैतिकता नहीं पाई जाती है तो क्या है कि वो सही और गलत का पता नहीं कर पाते कि क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना जो दूसरों के अनुसार होती है, मतलब जो नैतिकता सीखता है, नैतिक तर्क सीखता है, वो दूसरों के अनुसार ही होती है। उस 2 चरण इन्होंने बताए हैं इस अवस्था के। तो पहला है दंड या आज्ञा पालन उन्मुखता। ये बताई है इन्होंने 3 से 6 वर्ष। तो इस अवस्था में क्या होता है, बालक या तो दंड के माध्यम से सीखता है या फिर आज्ञा के माध्यम से सीखता है। तो कहने का मतलब है कि अगर बालक को दंडित किया जाएगा तब बालक बहुत अच्छे से सीखता है, या फिर जब व्यक्ति को आज्ञा दी जाती है, जैसे कि अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट से कहे कि ये होमवर्क आपको करके ही लाना है, तो वहाँ वो आज्ञा दे रहा है, तो वहाँ बालक जो है, स्टूडेंट जो है कार्य करके लेके जाएगा। तो यही होता है पूर्व परंपरागत अवस्था की पहली अवस्था। इन्होंने यही बताई है कि जो बालक है वो या तो दंड के माध्यम से सीखता है या फिर आज्ञा के माध्यम से सीखता है। दूसरी बताई है साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुखता। ये बताई है इन्होंने 6 से 9 वर्ष की। तो क्या होता है साधनात्मक या पुरस्कार? तो अगर आप बालक को कोई पुरस्कार दें तब बालक बहुत अच्छे से सीखता है। इस अवस्था में अगर बालक को आप पुरस्कार देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बालक से कहें कि मैं आपको एक साइकिल दिलाऊंगा, आप इस क्लास में अच्छे नंबर लेके आएंगे, तो वह बालक क्या है, बहुत ही साधना, एकदम जैसे साधु साधना करता है, तपस्या करते हैं किसी चीज को पाने के लिए, वैसे ही एक बालक भी क्या है साधना की तरह या फिर उस पुरस्कार को पाने की लालच में क्या है उस काम को बहुत ही साधना के साथ में करने की कोशिश करता है, बहुत ही अच्छे से उस कार्य को करने की कोशिश करता है। तो यही होता है आपका साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुखता, जो कि होती है 6 से 9 वर्ष की। नेक्स्ट बात करते हैं परंपरागत अवस्था, जिसे हम कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज। ये होती है आपकी 9 से 15 वर्ष की। तो इसमें भी इन्होंने 2 चरण बताए हैं। पहला है अच्छा बालक या अच्छी बालिका उन्मुखता। ये होती है आपकी 9 से 12 वर्ष की। तो अच्छा बालक या अच्छी बालिका उन्मुक्ता का कहने का मतलब है कि इस एज में जो परंपरागत जो 9 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, इस आयु में बालक क्या करता है, बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है, या एक बालिका है वो भी बहुत ही अच्छे बनने की कोशिश करती है कि मैं अपने पेरेंट्स के सामने कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की कितनी अच्छे से बात मानूं, जिससे वो मुझे क्या है बहुत अच्छा कहे कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस एज में जो 9 से 12 वर्ष की एज होती है, इस एज में बालक या बालिका अच्छी बनने की कोशिश करता है। दूसरा चरण बताया है इन्होंने सामाजिक व्यवस्था की उन्मुखता। ये होती है आपकी 12 से 15 वर्ष की। तो सामाजिक व्यवस्था की उन्मुखता मतलब होता है कि अब बालक जो है इस एज में अच्छा या बुरा बनने की कोशिश नहीं करता है। इस एज में बालक क्या है, समाज की व्यवस्था के अनुरूप खुद को ढालने का प्रयास करता है कि समाज को
मुझसे क्या चाहिए। समाज को मुझसे चाहिए कि मैं अच्छे से बात करूं, अच्छा काम करूं, यही उसे चाहिए है। तो समाज की व्यवस्था के अनुरूप वो खुद को ढालने की कोशिश करता है। तो यही होती है आपकी सामाजिक व्यवस्था की उन्मुखता, जो कि 12 से 15 वर्ष की होती है। नेक्स्ट है उत्तर परंपरागत अवस्था, जिसे हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये होती है 15 वर्ष से अधिक आयु की। पहला बताया इन्होंने सामाजिक बंधन उन्मुखता, ये पहला चरण है इनकी अवस्था का। और दूसरा चरण है सर्वात्रिक नीति उन्मुखता। तो पहले है सामाजिक बंधन उन्मुखता, जो कि 15 वर्ष से 18 वर्ष तक की होती है। तो इस आयु में क्या करता है बालक कि समाज के जो बंधन होते हैं, समाज के जो रीति रिवाज होते हैं, उनमें ही बालक फंसा रह जाता है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल है कि सामाजिक बंधन, मतलब सामाजिक बंधन है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी कर देनी है। तो ये सामाजिक बंधन है। समाज की जो रीतियां होती हैं वही होता है आपका सामाजिक बंधन। तो जब बालक या बालिका सामाजिक बंधन में फंस जाते हैं, सामाजिक बंधन के अनुरूप खुद को प्रदर्शित करते हैं कि हाँ ठीक है, जो समाज कह रहा है मुझे वही करना है, तो वो होता है आपका सामाजिक बंधन उन्मुखता। नेक्स्ट है सर्वात्रिक नीति उन्मुखता। अब इस एज में क्या है, बालक बहुत बड़ा हो गया है, 18 वर्ष से अधिक होती है। इसकी आयु क्या होती है, 18 वर्ष से अधिक होती है। मतलब इस एज में बालक और बालिका बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो गए हैं। अब वो समझने लगे हैं कि सामाजिक बंधन क्या है। अब वो इस एज में समझने लगते हैं कि सामाजिक बंधन हमें उतनी ही मानने हैं जितने की हमारे समाज को जरूरत है। बहुत ज्यादा रीति रिवाजों में नहीं पड़ना है। वो ये सोचने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यही होता है आपका सर्वात्रिक नीति उन्मुखता। कहने का मतलब है कि अगर अब समाज में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी हो रही होती है या 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी हो रही होती है, तो वो इसका इस एज में विरोध कर सकते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है। जब तक लड़के की एज 21 ना हो जाए और लड़की की एज 19 ना हो जाए या इससे थोड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए, तब तक लड़की या लड़के की शादी नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है कि जो सामाजिक बंधन होता है उसका वो विरोध करने लगते हैं, लेकिन हर बात का विरोध नहीं करते, कुछ बातों का विरोध करते हैं जो उन्हें लगता है कि हाँ ये सही नहीं है। तो यही होता है आपका सर्वात्रिक नीति उन्मुखता। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पाते रहें। और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी है, कितनी पसंद आई है, आपकी पढ़ाई में कितनी हेल्पफुल रही है। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने फैमिली को भी